कि किस तरह से जो है वोटों का ट्रांसफर जो है ईवीएम के माध्यम से सत्ताधारी दल अपने पक्ष में कर सकता है। आप ईवीएम हैक नहीं हो सकता आज के वैज्ञानिक दौर में अगर आप बात कर रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, तो आप किसको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बुद्धू बनाने की कोशिश मत करिए। खुद में ही जो वन टाइम चिप है ना, जो बर्न हो जाता है एक टाइम इस्तेमाल के बाद, वो खुद ही संदिग्ध बना रहा है ईवीएम को। उसी से तो ईवीएम पे शंका हो रही है। सीधी सी बात है, चुनाव आयोग वोटों का चोर है और एक चोर कभी अपने को चोर नहीं कहता है। ईवीएम के दम पर पूरे देश के लोकतंत्र को, संवैधानिक व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को पूरी तरह से हैक किया जा सका है और देश को मनुवाद के जाल में झोंका जा चुका है। क्योंकि अगर 2024 में ये आ गए तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, चुनाव का सिस्टम खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा और सबसे बुरी हालत इस देश में दलितों पिछड़ों की होने वाली है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन कल अयोध्या गया था राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन खबरें सामने आ रही है कि जो डेलीगेशन था उनके साथ मारपीट की गई है और कांग्रेस पार्टी का बाकायदा जो झंडा था उसको भी फाड़ दिया गया है। और तमाम लोग हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं, सवाल ही उठा रहे हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया कि वे लोग राम मंदिर नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, और जब प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही कांग्रेस पार्टी राम मंदिर जाती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की जाती है, झंडे को फाड़ दिया जाता है। मेरे साथ डॉक्टर ओमसुधा जी हैं। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? राम भक्त ही, आरोप लगा राम भक्तों के ऊपर कि उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के झंडे को फाड़ा है। ये तो सीधे सीधा जो है ये मॉब लिचिंग की घटना है और ये राम की आड़ में मॉब लिचिंग हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि देश के दलितों पिछड़ों देख लो, अगर पता चल गया कि दलित हो और मंदिर गए हो तब क्या होगा? दलितों पिछड़ों को चेत जाना चाहिए। वैसे भी राम राज्य में दलितों की पिछड़ों की क्या औकात है उसको देखने के लिए इनका ही जो रामायण है उसी को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसकी कहानियों को समझना पड़ेगा। रामायण में ही एक ओबीसी कैरेक्टर है जिसका नाम है शंभू। तपस्या करते हैं तो उनका जो है गर्दन राम काट देते हैं क्योंकि उनका सिंहासन हिलने लगता है। तो जब राम राज्य होता है तो उसमें शूद्र की यह औकात है, पिछड़ों की यह औकात है। तो पिछड़ों दलितों देख लो, जो लोग कांग्रेस का झंडा लेकर या कांग्रेस पार्टी के जो लोग गए, राम मंदिर देखने के लिए गए, भगवान को देखने गए, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो उनकी व्यक्तिगत आस्था है। उनकी आस्था से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो गए तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। एक स्वतंत्र देश में जो जहाँ जिसकी धार्मिक आस्था है वहाँ पे वो जा सकता है। आप सोच कर देखिए कि जाने वाला जाहिर सी बात है सवर्ण लोग होंगे, तभी ये हालत है। दलित होते तो हो सकता है अभी SC एट्रोसिटीज एक्ट लग गया होता, ANI पे जैसा वीडियो दिखा लगता है सवर्ण होंगे। जब सवर्णों की पिटाई हो रही है तो दलितों पिछड़ों की क्या औकात होगी? आप पूरा इतिहास उठाकर इनका जो हिंदू परंपरा है, पूरी जो सनातन परंपरा है उसमें देख लीजिए। एकलव्य का अंगूठा काटा जाता है, शंभू का गर्दन काटा जाता है, और आज की तारीख में जब देश में लगभग मनुस्मृति का शासन है, लक्ष्मण यादव को विश्वविद्यालय से बाहर किया जाता है, रितु सिंह को धरना स्थल से हटा दिया जाता है और वहाँ जो है पता नहीं गंगा जल या किस जल से जो है ये पवित्र कर रहे हैं धरना स्थल को जहाँ एक दलित लड़की प्रदर्शन कर रही है। तो यह पूरी इनकी हिंदू परंपरा इसी तरह की है। फिर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अरे पूरे देश में राम राज्य आ चुका है साहब। नहीं, हम कौन होते हैं बदनाम करने वाले? क्या शंभू की गर्दन केवल इसलिए राम राज्य में नहीं काटी गई क्योंकि शंभू एक शूद्र होकर तपस्या कर रहा था? क्या एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा गया? क्या लक्ष्मण यादव को और डॉक्टर रितु सिंह को विश्वविद्यालय से बाहर नहीं किया गया? किसने कहा है प्रोफेसर बनिए? किसने कहा तपस्या कीजिए? और किसने कहा धनुष चलाना सीखिए? अरे जो पुश्तैनी काम है पुश्तैनी काम वो कीजिए। यादव हैं तो जाइए दूध बेचिए, कुर्मी हैं, वर्मा हैं तो जाइए खेती कीजिए, दलित हैं तो जो पुश्तैनी कामों कीजिए, विश्वकर्मा हैं, लोहार हैं तो जाइए लोहे को पीटिए। कहाँ है आप लोग? कॉलेज विश्वविद्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के खिलाफ तो बाबा साहब लड़ाई लड़े थे। बाबा साहब ने तो इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी
और हमारे हाथ में कलम पकड़ा है ताकि हम विश्वविद्यालय जाएं, ताकि हम कुलपति बने, प्रोफेसर बने, वाइस चांसलर बने। इसी की तो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी ताकि हम IAS IPS बन सकें। इसी की लड़ाई तो है। और ये मनुस्मृति को तोड़कर, मनुस्मृति के खिलाफ जाकर बाबा साहब, पेरियार, मान्यवर कांशीराम, इन तमाम हमारे बहुजन महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी और हम सबको एक संविधान दिया। क्योंकि जब तक संविधान नहीं था, राम राज्य था, राम राज्य में यह हालत थी। संविधान आया तो हम सबों की हालत में बदलाव आया, हमको समान मनुष्य माना गया। तो सीधे तौर पे आज हम कहें तो राम राज्य की लड़ाई किसी जो है मुसलमान से नहीं है। ये जो मुसलमान का झूठा हवा खड़ा कर रहे हैं इस देश में, राम राज्य मतलब मनु का राज्य। राम राज्य की सीधी लड़ाई इस देश में भारतीय संविधान से है। क्योंकि राम राज्य था तभी तो कोई झंडा लेकर या कोई किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं जा सकता है। राम राज्य था तभी तो कोई संबुक नहीं पढ़ सकता था। तो उसी के खिलाफ यह लड़ाई है और लड़ाई संविधान की है। लोग राम के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। अभी अखिलेश यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यानी सपा को सिर्फ समाजवादी पार्टी ना कहा जाए, संविधान पार्टी, संविधानवादी पार्टी, साथ ही संविधानवादी पार्टी भी कह सकते हैं सपा को। कैसे देखते हैं अखिलेश के इस बयान को? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कोई भी राजनीतिक दल अगर कहता है कि संविधान से जोड़कर देखा जाए, तो अगर कोई राम से जोड़कर खुद को देख रहा है, उसके मुकाबले कोई पार्टी कहती है कि संविधान से जोड़कर देखा जाए, हम उनका समर्थन करते हैं। भारत देश के नागरिक हैं। भारत देश का कोई राजनीतिक दल अगर कह रहा है कि संविधान से जोड़कर देखा जाए, तो ये सिर्फ जो है इस देश में कोई बहुजनवादी पार्टी ही कर सकती है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का राजनीतिक दल है, तो संविधान की बात करते हैं। क्या गलत कर रहे हैं? ठीक कहा उन्होंने, समाजवादी पार्टी मतलब संविधानवादी पार्टी। तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग। योगी आदित्यनाथ का बयान आया, देखिए 24 में चुनाव होना है अगले 3 से 4 महीनों में, और सभी लोग उसी हिसाब से बयान दे रहे हैं, नपातुला बयान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400+ सीटें आएंगी। ये कॉन्फिडेंस तो EVM से आता है। ये जो 400 सीटें आएंगी, मध्य प्रदेश में कहा इतनी सीटें आएंगी, जितनी सीटें कह रहे हैं उतनी सीटें आ रही है, तो यह कॉन्फिडेंस इनको EVM से आता है। EVM पर इनका कब्जा है। EVM इस देश में मनुवाद को स्थापित करने का आधुनिक टूल है। इनका एक औजार है EVM, जिसके माध्यम से यह देश में मनुवाद को स्थापित कर रहे हैं। बाकी बताइए, नहीं तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पिछले दिनों यही सवाल जो बात मैं अभी कह रहा हूँ, देश दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि यह कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। यह कॉन्फिडेंस EVM से आता है। यह बात सैम पित्रोदा जी ने भी कही। लोकतंत्र में किसी को कैसे आ सकता है, किसी राजनीतिक दल को? जाहिर सी बात है, इनको EVM पर पूरा यकीन है। EVM को हैक किया जा सकता है। अभी सोशल मीडिया के तमाम डेमो आप देख लीजिए जो चल रहे हैं EVM मशीन के, कि किस तरह से जो है वोटों का ट्रांसफ़र जो है EVM के माध्यम से सत्ताधारी दल अपने पक्ष में कर सकता है। तो EVM एक बेईमान मशीन है। और जो लोग कहते हैं EVM हैक नहीं हो सकता, भाई साहब, जब रोवर चांद पे खराब हुआ, धरती से रिपेयर हो गया, वैज्ञानिक कह रहे थे हम रिपेयर कर रहे हैं उसको, तो EVM को हैक करना कौन सी बड़ी बात है? और जो डेमो दिख रहा है अभी हर जगह दिखाया जा रहा है EVM का, उससे तो पता चलता है ना कि EVM हैक किया जा रहा है। EVM हैक हो सकता है। आप EVM हैक नहीं हो सकता। आज के वैज्ञानिक दौर में अगर आप बात कर रहे हैं कि EVM हैक नहीं हो सकता है, तो आप किसको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बुद्धू बनाने की कोशिश मत करिए। भारतीय जनता को एक समय तक ही बनाया जा सकता। आप देख लीजिए, EVM को लगा हुआ है, OTC लगा हुआ है, वन टाइम चिप। वो चिप जो है सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता, दोबारा नहीं। वो जो OTC जो आप कह रहे हैं, वन टाइम चिप, वही इसको पूरी तरह से EVM को संदिग्ध बनाता है। आप बताइए, अगर हमको EVM पर डाउट है, अपने वोट पर डाउट है, बैलेट पेपर है, 2 बार गिनेंगे, 20 बार गिनेंगे, 200 बार हम गिन सकते हैं, लेकिन जो वन टाइम चिप है, जिसको बर्न चिप भी कहा जाता है, कि एक बार में इस्तेमाल होने के बाद बर्न हो जाता है। क्यों भाई, क्यों बर्न हो रहा है? वो हमको डाउट है, कैसे गिनेंगे? तो वो खुद में ही जो वन टाइम चिप है ना, जो बर्न हो जाता है एक टाइम इस्तेमाल के बाद, वो खुद ही संदिग्ध बना रहा है EVM को। उसी से तो EVM पे शंका हो रही है कि हमको डाउट है तो फिर से मतगणना होगी, फिर से गिनो वोट को। डाउट है तो किसी प्रत्याशी को डाउट है तो
कम से कम इस देश की जनता को, और एक नागरिक के तौर पर अगर मैं अपनी बात कहूं तो इस देश के हर नागरिक को यह जानने का हक है कि जिसको हमने वोट दिया उस प्रत्याशी को, उस उम्मीदवार को मेरा वोट मिला कि नहीं, यह जानने का मुझे अधिकार है। और इस लोकतंत्र में मैं यह हक रखता हूं, इसी की लड़ाई। 2-2.5 महीने में पूरे देश में चुनाव होना है और आप लोग ईवीएम को लेकर के सड़कों पर है, मैदान में है, आंदोलन कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, हम देश की जनता के लिए काम करते हैं। सीईसी का बयान अभी कल आया है। सीधी सी बात है, चुनाव आयोग वोटों का चोर है और एक चोर कभी अपने को चोर नहीं कहता है। दूसरी बात, अभी पूरी राज सत्ता जो है संचालन कर रही है तमाम एजेंसियों का। जो राज सत्ता का इशारा होगा वही होता है। आप न्यायपालिका भी अछूता नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे ही राम मंदिर पे फैसला आया जज का, उस जज को राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया। इसका मतलब है कि जो न्यायपालिका के फैसले हैं उसको भी हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं, और चुनाव आयोग संदेह की दृष्टि से परे क्यों रहेगा? उसका भी संचालन कोई मनुष्य। प्रधानमंत्री से बड़ा होता सीजेआई, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सीजेआई सुना सकता है। भाई ये बताइए, इस देश में जज लोया होता है कि नहीं? तो जज लोया होने का डर किसी को भी हो सकता है। तो कौन बड़ा? इस देश में मनुवाद से अभी कोई बड़ा नहीं है, और मनुवाद के 2 सबसे बड़े पोषक हैं। एक का नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरे का नाम है अमित शाह। ये दोनों मिलकर पूरे देश को संचालन कर रहे हैं। ईवीएम के दम पर पूरे देश के लोकतंत्र को, संवैधानिक व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को पूरी तरह से हैक किया जा सका है और देश को मनुवाद के जाल में झोंका जा चुका है। रास्ता क्या है? तो समस्या है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जन आंदोलन। हम लोग जब पहले बात करते थे, लोग कहते थे आप चुनाव आ जाता है, चुनाव के बाद आप लोग बोलते हैं वोट बेईमान है। हम लोग अंबेडकरवादी कार्यकर्ता के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम लोग इस लड़ाई को लंबे समय से लड़ रहे हैं। आपने भी कई बार कवर किया है, हमने काम किया। लेकिन अब मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह भी मानना है कि सामाजिक आंदोलन के रूप में अब तक ईवीएम की लड़ाई अपने पीक पॉइंट को टच कर चुकी है। अब जो है, जब तक कोई राजनीतिक दल, बड़ा राजनीतिक दल ईवीएम की लड़ाई को अपना मुख्य मुद्दा नहीं बनाएगा, ईवीएम की लड़ाई को हम नहीं जीत पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि जनता प्रभावित हो रही है, तो यह अब तक जन आंदोलन चला है, लेकिन यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों से मैं आग्रह करता हूं, आपको इस मुद्दे को उठाना होगा और जनता को भी यह समझ लेना होगा कि जन आंदोलन को इतना मजबूत करना होगा कि विपक्ष का गठबंधन जो है मजबूर हो जाए इस मुद्दे को उठाने के लिए। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, यह एक जन आंदोलन बन जाए ईवीएम के खिलाफ, क्योंकि अगर 2024 में ये आ गए तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, चुनाव का सिस्टम खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा और सबसे बुरी हालत इस देश में दलितों, पिछड़ों की होने वाली है। चलिए, जन आंदोलन बनेगा जब ईवीएम खिलाफ देश की जनता सड़कों पर आएगी, तभी ईवीएम पर रोक लगाई जा सकती है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है और देश की जनता ऐसे ही पिसती रहेगी। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।